नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्क स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन भारत में हम लोग देखने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बाद जो भी हमारे पास वंश हुए उनमें कौन से महान शासक हुए और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गुप्त वंश हमारा एक बहुत विशाल साम्राज्य था और उसके पतन के बाद जो हमारे पास गुप्तोत्तर काल में वंश हमारे पास स्थापित हुए वे ऐसे वंश छोटे छोटे टुकड़ों में स्थापित हुए कि उसमें अखंडता नहीं रही और यही रीजन रहा कि धीरे धीरे हमारे सल्तनत की हुकूमत हमारे भारत में स्थापित होने लगी। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से हमारे वंश थे जिनके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, स्पेशली अगर हम बात करें तो थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले की कुछ भूमिका को जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में गुप्त काल के बारे में बताया था, उसमें कौन कौन महान शासक हुए, किस तरीके से गुप्त काल में भारत संस्कृति का विकास हुआ, कला और साहित्य के बारे में जानकारियां। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ और जिसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति इत्यादि वंश। तो दोस्तों देखिए, वंशों के बारे में हम जिसके बारे में जानकारी हमें ग्रंथों के माध्यम से मिलती है वही इतिहास में हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे वंश हुए जिनके बारे में कहीं लिखित जानकारी नहीं मिली, तो उनको हम इतिहास के रूप में ना शामिल करके उनको केवल ऐसी कहानी के रूप में ही डिस्कशन करते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों, तो आप सभी को मैंने बताया था कि हमारा जो गुप्त काल था वो काफी समृद्ध सम्राट शासक बने वहां पे, और उसके बाद क्या हुआ, उसके जब शासक कमजोर हुए तो उनके धीरे धीरे राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने आधिपत्य करना शुरू किया और उन्होंने अपने राज्य को विस्तार करना शुरू किया। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें तो आपने देखा यहाँ पे मैत्रक, मौखरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में हम केवल इतना चर्चा करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में तो केवल इतना पूछा जाएगा, मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको वहां पे भट्टार्क देना होगा, वहां पे विकल्प दिया होगा। और मौखरी वंश के संस्थापक के बारे में पूछता है तो मुखर। हमारा जो गुप्त काल समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ, भारत के अलग अलग भूखंड भाग पर अलग अलग साम्राज्यों का विकास हुआ, जिसमें अगर हम दोस्तों बात करें तो स्पेशली अगर हम देखें तो थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश। अब देखिए दोस्तों, पुष्यभूति या वर्धन वंश क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें अगर संस्थापक के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो पुष्यभूति वंश या थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिसके नाम पर ही अपने वंश का इसने विस्तार किया था। इसके बाद महान शासक इस वंश के हुए हर्षवर्धन, तो इस वजह से इसका नाम थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसमें महान शासक हर्षवर्धन हुआ, तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हर्षवर्धन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला दोस्तों, अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का शासन काल का समय जो रहा 606 से 647 ईस्वी तक रहा, यानी एडी तक रहा। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 6ठी शताब्दी के समय में ही हर्षवर्धन का साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसी में इसका पतन भी होता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों, दूसरी बारे में हम बात करें तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी के बारे में बात करें तो आप सबसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और इसकी जानकारी किससे मिली, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, टोटल हमारा इतिहास की जो घटनाएं हैं वो शिलालेख पर या फिर ग्रंथों पर आधारित है। तो बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ हर्षचरित, जिसमें जानकारी मिलती है किसके, हर्षवर्धन के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही महत्वपूर्ण है, बाणभट्ट किसके दरबारी थे, तो हर्षवर्धन के, और हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। यानी पहला अगर हम हर्षवर्धन के बारे में बात करें या वर्धन वंश के बारे में जानकारी के स्रोत में बात करें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा बाणभट्ट का हर्षचरित है।
इसके बाद हर्षवर्धन द्वारा स्वयं लिखित ग्रंथ हैं। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथों की रचना करी थी, जिसमें हर्षवर्धन ने अपने शासन काल के बारे में जानकारी दी है या हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन ही है। रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन। और नागनंद के लेखक कौन है? तो आपके हर्षवर्धन। तो हम बात करते हैं अगर तो पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी के मुख्य साधन कौन थे? तो बाणभट्ट के हर्षचरित, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु बनता है आपका हेनसोंग। क्वेश्चन पूछा जाता है हेनसोंग कौन था? तो पहला बिंदु आपका निकल के आएगा, हेनसोंग चीनी बौद्ध यात्री था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हेनसोंग किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। याद करने का तरीका दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे हर्षवर्धन और यहाँ पे हेनसोंग दोनों ही ह से शुरू है, इनको उठा के मिला दीजिए, यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइयान और हेनसोंग में बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाता है तो आपका जो हो जाएगा हेनसोंग, और फाइयान के बारे में पूछता है तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में था। ये कंफ्यूजन अक्सर बना रहता है, दोनों ही चीनी बौद्ध यात्री थे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि हर्षवर्धन के बारे में अगर जानकारी पूछी जाती है तो केवल आप हर्षवर्धन को ध्यान दीजिए और हेनसोंग को मिला दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर इसके अलावा पूछा जाता है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फाइयान के बारे में जानकारी ली जाए। अब दोस्तों इसके ग्रंथ के बारे में बात करें तो इसने जो ग्रंथ लिखा था सीयूकी ग्रंथ लिखा था, जिसमें इसने क्या किया था, उस समय भारत का यानी भारतीय समाज का चित्रण किया था। क्योंकि जब ये भारत आया था तब इसने भारत की हर चीज को जानने का प्रयास किया और जानने के बाद इसने क्या किया, अपने ग्रंथ पर उसका चित्रण किया। यानी देखिए किताब भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है हेनसोंग द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो सीयूकी। जबकि फाइयान द्वारा जो लिखा गया दोस्तों वो फीयूकी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है हर्षवर्धन से रिलेटेड वो आपने देखा। अब इसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु और बन के आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछता है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस वंशी शासक ने या किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय देंगे आप आंसर पे, वहां पे पुलकेशिन प्रथम भी देता है, तो पुलकेशिन प्रथम ना देकर आप पुलकेशिन द्वितीय को ही आंसर वहां पे टिक करेंगे। ऑप्शन में दोनों ही दिया जाता है। अब दोस्तों आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन जीवन के अंतिम समय में इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। यानी इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को कन्नौज बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ पे बनाया था? तो कन्नौज में बनाया था। या जीवन के अंतिम समय में हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों तो कन्नौज एक हमारा ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था। हर जो भी शासन करना चाहता था हर किसी की निगाह कन्नौज पर रहती थी। तो कन्नौज को लेकर ही आपका आगे की कहानी बनती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश, अभी हम इन वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा राजपूत काल होगा, जिसमें हम उत्तर भारत दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में, उनसे संबंधित जो भी साम्राज्य विस्तार, उनकी राजधानी कहाँ थी, किस तरीके से उनका वंश कब तक चला, वो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है वो आपका आता है गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज और पाल वंशी शासक धर्मपाल तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंशी शासक ध्रुव के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यानी कन्नौज को लेकर क्या हुआ, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज, पाल वंश के धर्मपाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंशी शासक ध्रुव के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ
और संघर्ष की शुरुआत जो करी, किसने करी? तो संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार वंशी नरेश वस्त्रराज ने की और इन्होंने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम बात करें तो थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आज हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा? राजपूत काल के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें होने वाले वंशों, संस्थापकों, इसमें दक्षिण भारत और आपका उत्तर भारत के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।